15 अगस्त 1971। घड़ी में रात के ठीक 1 बज रहे थे। जगह थी चटगांव बंदरगाह चिटागोंग पोर्ट, जो उस वक्त पूर्वी पाकिस्तान का सबसे सुरक्षित किला माना जाता था। पूरा शहर गहरी नींद में था, लेकिन समंदर की उन लहरों में एक अजीब सी बेचैनी थी। ठीक 1 दिन पहले 14 अगस्त को पाकिस्तान ने अपनी आज़ादी का जश्न मनाया था और अगली सुबह की शुरुआत एक डरावनी खामोशी से हुई। बंदरगाह के किनारे लोहे के विशालकाय पहाड़ जैसे जहाज खड़े थे। अमेरिका और चीन से आए वो मालवाहक जहाज जो पाकिस्तानी फौज के लिए गोला बारूद, हथियार और राशन की आखिरी उम्मीद थे। वहां सुरक्षा का घेरा इतना सख्त था कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। लेकिन उसी अंधेरे में मौत धीरे धीरे उन जहाज़ों की तरफ बढ़ रही थी। सुरक्षा ऐसी थी कि परिंदा क्या, समंदर की लहरों के गुजरने पर भी पाबंदी थी। सर्च लाइट्स पानी के सीने को चीर रही थी, रडार हर पल घूम रहे थे और मशीन गन लिए पहरेदार मौत का पहरा दे रहे थे। तभी अचानक सन्नाटा फट गया। एक के बाद एक रूह कंपा देने वाले धमाके हुए। शांत समंदर की सतह किसी ज्वालामुखी की तरह ऊपर उठने लगी। लोहे के वो विशाल दुर्ग जिन्हें कभी अजेय समझा जाता था, वो खिलौनों की तरह बिखरने लगे। MV अल अब्बास हजारों टन बारूद से लदा वो महाकाय जहाज एक ही पल में बीच से 2 टुकड़ों में बट गया। पूरे बंदरगाह पर हड़कंप मच गया। सायरन चीखने लगे और हर तरफ बदहवासी छा गई। पाकिस्तानी फौज बौखला उठी थी। हवा में सिर्फ एक ही शोर था, हवाई हमला, एयर अटैक। एंटी एयरक्राफ्ट तोपें अंधाधुंध आसमान की तरफ आग उगलने लगी थीं, मानो वो उस अदृश्य दुश्मन को ढूंढ रही हो जिसने उनकी दुनिया उजाड़ दी थी। आसमान की ओर आग उगलती उन तोपों को यकीन था कि भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स ऊपर मंडरा रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात, आसमान एकदम साफ और खामोश था। न कोई बॉम्बर प्लेन, न कोई जेट। जब ऊपर कुछ नहीं मिला तो शक की सुई समंदर की गहराई की ओर मुड़ी। पाकिस्तानी कमांडर्स को लगा कि शायद भारतीय पनडुब्बियों, सबमरीन्स ने टॉर्पीडो से हमला किया है। आनन फानन में सोनार चेक किया गया, लेकिन वहां भी सन्नाटा था। पानी के नीचे न कोई मशीन थी, न ही कोई इंजन का शोर। अब दहशत और बढ़ गई। ना आसमान में दुश्मन था, न पानी के नीचे कोई हलचल। तो फिर ये लोहे के जहाज मिट्टी के ढेर की तरह डूब कैसे रहे थे? आखिर कौन था वो अदृश्य साया जिसने पाकिस्तान की नाक के नीचे उनकी सबसे सुरक्षित पनाहगाह में घुसकर बिना एक भी गोली चलाए मौत का तांडव रचा और हवा की तरह गायब हो गया? ये कोई रूहानी ताकत नहीं थी और न ही कोई चमत्कार। ये दास्तान है उन जांबाज नौजवानों की जिन्होंने अपनी आखिरी सांस तक को दांव पर लगा दिया था। ये वो जांबाज थे जिन्होंने दुनिया के सैन्य इतिहास की सबसे खौफनाक खामोश जंग लड़ी। स्वागत है दोस्तों, आज हम समंदर की उन गहराइयों में छिपे उस राज से पर्दा उठाएंगे जिसे दुनिया ऑपरेशन जैकपॉट के नाम से जानती है। एक ऐसा आत्मघाती मिशन जिसने 1971 की जंग की पूरी बिसात ही पलट कर रख दी। इस कहानी की बुनियाद पड़ी थी मार्च 1971 में। उस दौर में पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर एक अजीब शक्ल में था, 2 हिस्सों में बटा हुआ, जिनके बीच हजारों मील का फासला था। सत्ता की चाबी पश्चिमी पाकिस्तान के पास थी, लेकिन संसाधन और करोड़ों बेगुनाह जनता पूर्वी हिस्से में बसी थी। हुकूमत को सिर्फ जमीन से मतलब था, वहां के लोगों से नहीं। जब पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने अपने हक के लिए आवाज उठाई तो उस आवाज को दबाने के लिए पश्चिमी हुकूमत ने जो रास्ता चुना उसका नाम था ऑपरेशन सर्चलाइट। ये कोई सैन्य ऑपरेशन नहीं बल्कि एक खौफनाक नरसंहार था। पाकिस्तानी फौज ने अपने ही मुल्क के निहत्थे लोगों पर बंदूकें तान दी। ढाका यूनिवर्सिटी की गलियों से लेकर सुदूर गांवों तक हर तरफ सिर्फ चीखें और लाशों के ढेर थे। इस कत्लेआम से जान बचाने के लिए लाखों बेगुनाह लोग अपना घर बार छोड़कर सरहद पार कर भारत की ओर भागने लगे। भारत के लिए ये एक बहुत बड़ा धर्म संकट था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और सेना प्रमुख जनरल सैम मानेकशॉ के सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा था। अंतर्राष्ट्रीय दबाव इतना था कि भारत सीधे तौर पर युद्ध का ऐलान नहीं कर सकता था, लेकिन मासूमों का ये लहू और करोड़ों शरणार्थियों का बोझ भारत को खामोश बैठने की इजाजत भी नहीं दे रहा था। शरणार्थियों का ये अथाह सैलाब भारत की अर्थव्यवस्था की चूल्हे हिला रहा था। हमें कुछ ऐसा करना था जो पाकिस्तानी फौज को अंदर से खोखला कर दे, उनकी रसद की डोरी सप्लाई लाइन को काट दे। क्योंकि इतिहास गवाह है, कोई भी सेना भूखे पेट या बिना बारूद के जंग नहीं जीत सकती। पाकिस्तान की सारी ताकत, चाहे वो तेल हो, हथियार हो या राशन, सब कुछ समंदर के रास्ते जहाजों से आ रहा था। रणनीति साफ थी, अगर इन जहाजों को बीच समंदर में ही मलबे में तब्दील कर दिया जाए तो दुश्मन घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये करेगा कौन? दुनिया की नजरें भारत पर थीं और भारतीय नेवी अभी सीधे तौर पर युद्ध के मैदान में नहीं उतर सकती थी। यहीं से जन्म हुआ एक ऐसे आइडिया का जो सुनने में किसी पागलपन से कम नहीं था। नई दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक के उन हाई सिक्योरिटी कमरों में एक ऐसी गुप्त रणनीति बन रही थी जिसने आगे चलकर दुनिया को हिलाकर रख दिया।
नेवल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर कैप्टन मिहिर रॉय और नेवल चीफ एडमिरल SM नंदा ने मेज पर एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसे सुनकर किसी के भी होश उड़ सकते थे। प्रस्ताव ये था कि हम अपनी नेवी के जहाज़ों को सरहद पार नहीं भेजेंगे, बल्कि हम उन बेखौफ नौजवानों का सहारा लेंगे जो मुक्ति वाहिनी के रूप में शरणार्थी बनकर भारत आए हैं। मगर चुनौती हिमालय जैसी विशाल थी। ये लड़के कोई ट्रेंड सैनिक नहीं थे। ये तो छात्र थे, किसान थे और मछुआरे थे। इन्होंने कभी बंदूक को हाथ तक नहीं लगाया था और ना ही फौजी अनुशासन का स्वाद चखा था। क्या इन आम नागरिकों को समंदर के सबसे खतरनाक और आत्मघाती मिशन के लिए तैयार करना मुमकिन था? कैप्टन मिहिर रॉय के पास इसका एक छोटा मगर ठोस जवाब था, हाँ, क्योंकि उनके पास एक ऐसा हथियार है जो किसी भी फौजी ट्रेनिंग से कहीं ज्यादा मारक है, और वो है प्रतिशोध की ज्वाला। इन लड़कों ने अपनी आंखों के सामने अपनों को खोया है, अपने घर जलते देखे हैं। ये अपनी आजादी के लिए मौत से भी टकराने को तैयार थे। इस गुप्त मिशन की कमान सौंपी गई एक बेहद सख्त और बेखौफ ऑफिसर कमांडर M.A. सामंत को। उन्हें कोवर्ट ऑपरेशंस का हेड बनाया गया। उनके पास सिर्फ एक ही हुक्म था, इन लड़कों को ऐसे जल मानव में तब्दील कर दो जो समंदर की गहराई में भी सांस ले सके और दुश्मन की भनक लगे बिना उनके जहाज़ों को राख के ढेर में बदल दें। भी सेना की असली ताकत उसके हथियार नहीं, बल्कि उसे लीड करने वाले अफसर होते हैं। मुक्ति वाहिनी के उन लड़कों के पास जज्बा और जुनून तो था, लेकिन समंदर की गहराइयों का तजुर्बा नहीं। उन्हें राह दिखाने के लिए उस्तादों की जरूरत थी, और ये उस्ताद मिले एक ऐसी कहानी के साथ जो किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं थी। मार्च 1971 की बात है। फ्रांस के टूलोन शहर के बंदरगाह पर पाकिस्तानी पनडुब्बी PNS मैंग्रो तैनात थी। इस सबमरीन के क्रू में कुछ बंगाली नौसैनिक भी शामिल थे। जब 7 समंदर पार फ्रांस की धरती पर उन्होंने रेडियो के जरिए अपने वतन में हो रहे जुल्मों की दास्तान सुनी तो उनका खून खौल उठा। अपनी माताओं और बहनों की चीखों ने उनके ज़मीर को झकझोर दिया था। इन्हीं जांबाजों में एक नाम था अब्दुल वाहिद चौधरी। चौधरी और उनके 7 साथियों ने एक ऐसा फैसला लिया जिसका अंजाम सिर्फ मौत था। उन्होंने पाकिस्तानी नेवी से बगावत करने की ठान ली। जरा सोचिए, एक अनजान देश में जहां पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इसी की नजरें साये की तरह उनके पीछे थी, वहां से भाग निकलना मौत की आंखों में आंखें डालने जैसा था। लेकिन ये 8 जांबाज, जिन्हें इतिहास ने दी 8 सबमरीनर्स का नाम दिया, अपनी जान हथेली पर रखकर वहां से फरार हो गए। इसी को चकमा देकर वो फ्रांस से स्पेन पहुंचे और फिर भारतीय दूतावास की मदद से वतन वापस आए। इन 8 ट्रेंड सबमरीनर्स का भारत आना ऑपरेशन जैकपॉट के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। फ्लैट हमारे पास ऐसे उस्ताद थे जो पाकिस्तानी नेवी की राग राग से वाकिफ थे और जानते थे कि उनके किले में सेंध कैसे लगानी है। मई 1971, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में भागीरथी नदी का वो सुनसान किनारा जहां दुनिया की नजरों से छिपकर एक गुप्त ट्रेनिंग बेस तैयार किया गया। इस ठिकाने को नाम दिया गया कैंप प्लासी। दोस्तों, इतिहास का चक्र देखिए। साल 1757 में इसी जगह प्लासी के मैदान में नवाब सिराजुद्दौला को अपनों की गद्दारी से हार मिली थी और भारत ने अपनी गुलामी की पहली बेड़ियां पहनी थी। लेकिन ठीक 200 साल बाद उसी मिट्टी पर एक और जंग की तैयारी हो रही थी। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार हम किसी को गुलाम बनाने के लिए नहीं, बल्कि एक कौम को आजादी दिलाने के लिए लड़ रहे थे। इस मिशन के लिए करीब 400 से 500 जांबाज बंगाली नौजवानों को चुना गया, लेकिन चयन की शर्तें लोहे जैसी सख्त थीं। तैरने की गजब की क्षमता, फौलादी सीना और सबसे जरूरी, मौत को गले लगाने का जज्बा। कमांडर सामंत और उनकी टीम ने इन लड़कों की ऐसी रूह कंपा देने वाली ट्रेनिंग शुरू की जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। ये कोई आम फौजी ड्रिल नहीं थी। इन्हें सिखाया गया कि बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के सिर्फ एक पतली पाइप के सहारे घंटों पानी के नीचे कैसे जिंदा रहना है, समंदर की उफनती लहरों, ज्वार भाटा और घने अंधेरे में अपनी मंजिल कैसे ढूंढनी है, ये उनके खून में उतार दिया गया। लेकिन सबसे खतरनाक सबक अभी बाकी था। उनका असली हथियार, जिसे लिम्पिट माइन कहा जाता था। दिखने में ये किसी छोटे कछुए या उल्टी रखी हुई कड़ाही जैसा था, लेकिन इसके अंदर भरा था विनाशकारी विस्फोटक। इसकी खासियत थे इसके पीछे लगे वो शक्तिशाली चुंबक मैग्नेट्स, जो लोहे की सतह से ऐसे चिपकते थे कि उन्हें हाथ से अलग करना नामुमकिन था। इन कमांडोज को सिखाया गया कि कैसे रेंगते हुए दुश्मन के जहाज़ों के नीचे जाना है और अपनी मौत की निशानी को वहां चुपचाप चिपकाकर लौट आना है। ये लिम्पिट माइन सिर्फ एक बम नहीं, बल्कि समंदर की गहराई में बिछाया गया एक जाल था। इसके अंदर बेइंतहा शक्तिशाली विस्फोटक भरा होता था और इसके नीचे लगे चुंबक इतने ताकतवर थे कि एक बार लोहे की सतह को पकड़ लें तो फिर उन्हें अलग करना नामुमकिन था। लेकिन असल खौफ इसके अंदर चल रही एक जादुई मगर जानलेवा केमिकल रिएक्शन में था। माइन को जहाज पर चिपकाने के बाद कमांडो को उसकी सेफ्टी पिन खींचनी पड़ती थी। पिन खींचते ही एक रासायनिक सिलसिला शुरू हो जाता जो धमाके की घड़ी डेटोनेटर को जगा देता था। मगर यहाँ एक बहुत बड़ा कैच था। ये रिएक्शन पानी के तापमान पर निर्भर करता था। अगर पानी ठंडा है तो धमाका 2 घंटे बाद होगा, लेकिन अगर पानी गर्म हुआ,
तो ये बम सिर्फ 30 मिनट में भी फट सकता था। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। आप काले खामोश पानी के नीचे हैं। आपके एक हाथ में जहाज का लोहा है और दूसरे हाथ में वो मौत का गोला। आपको नहीं पता कि जो पिन आपने अभी खींची है वो आपको भागने का वक्त देगी या वहीं आपकी कब्र बना देगी। एक छोटी सी चूक या तापमान का एक छोटा सा हेरफेर और उस कमांडो के शरीर के चिथड़े उड़ने में पल भर का वक्त भी नहीं लगता। समंदर का वो नीला पानी पल भर में सुर्ख लाल हो सकता था। ये कोई मिशन नहीं था, ये सीधे तौर पर मौत को गले लगाने का एक सुसाइड मिशन था। अगस्त का महीना आ चुका था। आसमान से मानसून की भारी बारिश बरस रही थी और नदियां अपने पूरे उफान पर थीं। लेकिन इन उफनती लहरों से ज्यादा शोर उन लड़कों के सीने में था। उनकी ट्रेनिंग अब पूरी हो चुकी थी और वक्त आ गया था उस अग्नि परीक्षा का, जिसके लिए उन्होंने हफ्तों से अपनी सांसें रोकी थीं। इन 400 जाबाज कमांडोज को छोटी छोटी टुकड़ियों में बांट दिया गया। अब बारी थी सरहद के उस पार दुश्मन के घर में घुसकर हिसाब बराबर करने की। इन 400 जाबाजों को गुमनाम टुकड़ियों में बांट दिया गया और सरहद के उस पार मौत के साए में भेज दिया गया। उनके निशाने पर थे पाकिस्तान की रसद के 4 सबसे बड़े गढ़ चटगांव, मोंगला, चांदपुर और नारायणगंज। चटगांव बंदरगाह, जो पाकिस्तानी नौसेना का सबसे अहम और अटूट किला माना जाता था, वो इस मिशन का सबसे बड़ा टारगेट था। ये कमांडोज वहां पहुंचे, लेकिन फौजी वर्दी में नहीं बल्कि स्थानीय मछुआरों के भेस में। दिन के उजाले में वो झाड़ियों और टूटी फूटी नावों में छिपे रहते और रात के अंधेरे में उन लोहे के पहाड़ों, जहाजों की रेकी करते। मगर एक बहुत बड़ा सवाल था, हमले का आखिरी हुक्म कैसे मिलेगा? उस दौर में न मोबाइल थे, न सैटेलाइट फोन, और वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करना मौत को दावत देने जैसा था। जब संवाद के सारे रास्ते बंद थे, तब भारतीय नौसेना ने निकाला एक ऐसा अनोखा तरीका जिसकी दुश्मन कल्पना भी नहीं कर सकता था। आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो। तय ये हुआ कि कोलकाता रेडियो स्टेशन से कुछ खास गाने बजाए जाएंगे। दुनिया के लिए वो सिर्फ संगीत था, लेकिन उन छिपे हुए कमांडोज के लिए वो मौत की दस्तक थी। 13 अगस्त 1971 की सुबह रेडियो पर एक धुन गूंजी। ये मशहूर गायक पंकज मलिक का एक मशहूर गाना था, अमार पुतुल आज के प्रथम जाबे ससुरबाड़ी। मेरी गुड़िया आज पहली बार अपने ससुराल जाएगी। एक आम इंसान के लिए ये एक मासूम गाना था, लेकिन उन कमांडोज के लिए ये स्टैंड बाय का सिग्नल था। इसका सीधा मतलब था, अगले 24 घंटों में कयामत आने वाली है। अपनी माइंड्स और अपनी सांसें तैयार कर लो। 14 अगस्त 1971 पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, लेकिन ठीक उसी वक्त कोलकाता रेडियो स्टेशन से वो दूसरी धुन गूंजी जिसने दुनिया का नक्शा बदलने वाली थी। गाने के बोल थे, आमी तुम्हारे जो तो सुनिए छलेम गान, मैंने तुम्हें जितने भी गीत सुनाए। ये महज एक गीत नहीं था, ये मौत का वारंट था। इसका सीधा मतलब था, आज रात ही हमला करना है। नियति का खेल देखिए दोस्तों, जिस 15 अगस्त की तारीख को 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, ठीक उसी तारीख को 1971 में एक नए मुल्क बांग्लादेश की आज़ादी की नींव रखी जा रही थी। आसमान बादलों से ढका था और चांद की रोशनी भी उस काली रात में कहीं छिप गई थी। आधी रात हो चुकी थी। कमांडो लीडर AW चौधरी और उनके जाबाजों ने अपने शरीर पर तेल और ग्रीस की मोटी परत चढ़ाई। ये ग्रीस उन्हें समंदर के जमा देने वाले ठंडे पानी से भी बचाता और दुश्मन की पकड़ में आने पर हाथ से फिसलने में भी मदद करता। पैरों में रबर के फिन्स, कमर पर बंधा गमछा, एक तेज खंजर और सीने से चिपकी वो विनाशकारी लिम्पेट माइन। ये था उन कमांडोज का कुल साजो सामान। जैसे ही उन्होंने उस खामोश और काले पानी में पहला कदम रखा, एक अजीब सा सन्नाटा चारों ओर फैल गया। उन्हें महज कुछ मीटर नहीं बल्कि मीलों तक तैरकर मौत के उस मुहाने तक पहुंचना था। ये सफर महज 1-2 किलोमीटर का नहीं था। उन्हें समंदर के उस खारे और जहरीले पानी में करीब 7 मील तक तैरना था। वो भी पानी की सतह पर नहीं बल्कि लहरों के नीचे सिर्फ एक पतली सी नली स्नॉर्कल के सहारे सांस लेते हुए। खतरा हर पल उनके सिर पर मंडरा रहा था। पाकिस्तानी गश्ती नौकाओं की सर्च लाइट्स अंधेरे पानी के सीने को बार बार चीर रही थीं। जैसे ही रोशनी करीब आती, ये जांबाज अपनी सांसें रोककर पानी की गहराई में समा जाते। जरा सोचिए, एक छोटा सा बुलबुला भी अगर सतह पर आ जाता तो ऊपर से गोलियों की बौछार उनकी कब्र वहीं बना देती। सन्नाटा इतना गहरा था कि उन्हें अपने ही दिल की धड़कने कानों में किसी नगाड़े की तरह सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे वो करीब पहुंचे, उनके सामने लोहे के विशालकाय पहाड़ खड़े थे, वो जहाज जो पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद थे। कमांडोज ने अपने खंजर निकाले और जहाज के पेंदे पर जमी काई को खुरचकर साफ किया। और फिर वो आवाज आई, क्लिक। शक्तिशाली चुंबकों ने लिम्पेट माइंस को जहाज के सीने से चिपका दिया। एक बड़े जहाज पर 5 से 6 माइंस लगाई गई और हर माइन का टाइमर सेट किया गया सिर्फ 45 मिनट। अब उनके पास जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ 45 मिनट का फासला था। बदन थकान से टूट रहा था, फेफड़ी हवा के लिए तड़प रहे थे, लेकिन रुकने का मतलब था खुद का अंत। रात के 1:40 बज रहे थे जब ये जांबाज सुरक्षित दूरी पर पहुंचकर किनारे की झाड़ियों में छिप गए।
वो भीगे हुए थे, ठंड से कांप रहे थे, लेकिन उनकी नजरें सिर्फ अपने शिकार पर टिकी थीं। रात के ठीक 1:45 बज रहे थे और फिर अचानक समंदर की छाती फट गई। एक ऐसा रूह कांपा देने वाला धमाका हुआ जिसकी गूंज ने मीलों दूर तक खिड़कियों के शीशे चकनाचूर कर दिए। इससे पहले कि पाकिस्तानी संतरी अपनी आंखों पर यकीन कर पाते, एक और धमाका, फिर तीसरा, चौथा और पांचवा। देखते ही देखते चिटागोंग से लेकर नारायणगंज तक का पूरा तट धमाकों के शोर से दहल उठा। MV आल अब्बास और ओरिएंट बार्ज जैसे विशालकाय जहाज जो कल तक पाकिस्तान का गुरूर थे, अब जलती हुई चिता बनकर लहरों में समा रहे थे। समंदर का पानी तेल से भर चुका था और उसमें लगी आग ऐसी लग रही थी मानो नदी के बीचों बीच साक्षात नरक उतर आया हो। पाकिस्तानी कैंप में मौत का सन्नाटा अब चीख पुकार में बदल चुका था। बदहवास फौजी समझ ही नहीं पा रहे थे कि दुश्मन आखिर है कहाँ। वो पागलों की तरह कभी पानी में गोलियां दागते तो कभी खाली आसमान की तरफ आग उगलते, लेकिन वो सायों से लड़ रहे थे। हमारे कमांडोज तो अपना काम करके उस धुएं और राख के गुबार में हवा की तरह ओझल हो चुके थे। सिर्फ एक रात के अंदर, जी हाँ, महज एक रात में 45 से ज्यादा जहाज या तो डूब चुके थे या हमेशा के लिए बेकार हो गए थे। तकरीबन 1 लाख टन गोला बारूद और रसद गहरे पानी में दफन हो गई। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सफल नेवल सैबोटाज था। इतिहास गवाह है, इतनी कम जानों के जोखिम पर इतना बड़ा विनाश पहले कभी नहीं देखा गया था। सूरज की पहली किरण के साथ ही दुनिया के अखबारों की सुर्खियां बदल चुकी थीं। BBC से लेकर वॉइस ऑफ अमेरिका तक हर जगह सिर्फ एक ही खबर गूंज रही थी, पूर्वी पाकिस्तान के बंदरगाह मलबे में तब्दील बंगाली बागियों का सबसे घातक प्रहार। लेकिन इस हमले का असर महज जहाज़ों के डूबने तक सीमित नहीं था। ये हमला पाकिस्तान की रसद सप्लाई लाइन का गला घोटने जैसा था। अब न उनके सैनिकों के पास गोला बारूद पहुंच सकता था और न ही राशन। चटगांव का वो अहम बंदरगाह अब डूबे हुए जहाज़ों का कब्रिस्तान बन चुका था, जहां किसी भी नए जहाज का दाखिल होना नामुमकिन था। लेकिन सबसे गहरी चोट पहुंची थी उनके मनोबल पर। जो पाकिस्तानी फौज खुद को अजेय समझती थी, अब वो अपनी ही परछाइयों से डरने लगी थी। उन्हें लगने लगा कि मुक्ति वाहिनी का साया हर तरफ मंडरा रहा है, पानी में, जमीन पर और हवा में। दुनिया को अब ये एहसास हो चुका था कि ये कुछ आम दंगाइयों का गुस्सा नहीं, बल्कि एक सुव्यवस्थित और संगठित युद्ध है। ऑपरेशन जैकपॉट ने साबित कर दिया कि अगर आम इंसान के इरादे फौलादी हों तो वो दुनिया की सबसे ताकतवर मशीनों को भी धूल चटा सकते हैं। दिसंबर 1971 में जब असली युद्ध का बिगुल बजा, तब तक पाकिस्तानी फौज अंदर से पूरी तरह खोखली हो चुकी थी। इस गुप्त मिशन ने उनकी रीढ़ की हड्डी पहले ही तोड़ दी थी। 16 दिसंबर 1971 को जब जनरल नियाजी ने अपने 93,000 सैनिकों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर किया, तो उस ऐतिहासिक जीत की नींव महीनों पहले उन्हीं जल मानवों ने पानी की गहराइयों में रख दी थी। आज बांग्लादेश की नौसेना, नेवी का वजूद इन्हीं जांबाजों की हिम्मत की गवाही देता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतिहास के पन्नों में अक्सर बड़े जनरलों और नेताओं के नाम तो चमकते हैं, पर वो नौजवान कहीं खो जाते हैं। वो लड़के जिन्होंने अपने जिस्म पर काला ग्रीस मला था और मौत के उस स्याह पानी में बिना डरे छलांग लगा दी थी। आज हम कितनों के नाम जानते हैं? कमांडर MN सामंत, कैप्टन मिहिर रॉय और वो 8 बागी सबमरीनर्स। इनके अलावा वो 500 से ज्यादा अज्ञात नायक जिन्होंने न कभी वर्दी की चाह रखी और न ही किसी मेडल का लालच। उन्होंने तो बस चुपचाप एक मुल्क का नक्शा बदल दिया। इसे ही कहते हैं द साइलेंट वॉर। एक ऐसी जंग जहां धमाकों का शोर तो पूरी दुनिया ने सुना, लेकिन उन धमाकों के पीछे छिपी वीरता की दास्तान खामोश ही रह गई। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि इतिहास में ऐसे और भी साइलेंट ऑपरेशंस दफन हैं जिनके बारे में दुनिया को कभी पता ही नहीं चला? और अगर उस रात आप उन कमांडोज की जगह होते, तो क्या आप मौत के उस अंधेरे पानी में उतरने का हौसला दिखा पाते? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। अगर आपको इन गुमनाम जाबाजों की ये अनकही कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। और हाँ, ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं आपका दोस्त और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में एक नए रहस्य और एक नई सच्चाई के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में इतिहास के एक और गहरे रहस्य और एक और अनकही सच्चाई के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।